आज की इस विशेष और रोमांचक गहन चर्चा में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे सामने मेज पर जो ये सब दस्तावेज, रिसर्च पेपर और नोट्स रखे हैं ना, हम्म। इन्हें देखकर शायद लगे कि हम भूगोल की किसी नीरस और उबाऊ किताब का कोई अध्याय पढ़ने वाले हैं। हाँ, अक्सर लोगों को ऐसा ही लगता है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा है नहीं। हम्म। आज का हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही जीवंत, धड़कती हुई और सच कहूं तो हैरान कर देने वाली यात्रा है। और ये यात्रा है हरियाणा के इतिहास और यहाँ की संस्कृति की। सही कहा। हम्म। और सबसे महत्वपूर्ण उन जलधाराओं की जिन्हें इस राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। मतलब आज का हमारा उद्देश्य केवल कुछ नदियों या झीलों के नाम और उनकी जगहें रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा असली मिशन ये समझना है कि कैसे ये जल स्रोत प्राचीन सभ्यताओं की नींव से गहराई से जुड़े हैं और आज के समय में इनके संरक्षण की इतनी सख्त आवश्यकता क्यों आ पड़ी है। ये शुरुआत बहुत ही सटीक है। देखिए, पानी किसी भी राज्य या सभ्यता का भाग्य तय करता है। सही बात है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने का कोई साधारण माध्यम नहीं है। तो फिर ये और क्या है? यह है वो धुरी है जिसके चारों ओर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाएं, संस्कृतियां और मानव बस्तियां विकसित होती हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे यह समझने में बहुत मदद करते हैं कि कैसे हरियाणा जैसे राज्य का पूरा भूगोल, उसकी कृषि और औद्योगिक विकास इन जलधाराओं द्वारा आकार लेता है। मतलब बिना इन नदियों और झीलों के इस राज्य का वो स्वरूप होता ही नहीं जैसे आज दुनिया जानती है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आइए इसे समझते हैं। हमारे पास मौजूद रिसर्च के अनुसार जब हम हरियाणा की नदियों की बात करते हैं तो इन्हें मुख्य रूप से दो स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया है। दो अलग अलग प्रणालियां हैं। पहला हिस्सा उन नदियों का है जो विशाल हिमालय से निकल कर आती हैं और दूसरा हिस्सा है स्थानीय या मौसमी नदियों का। जी। जब हिमालय से आने वाली नदियों की बात उठती है तो जाहिर तौर पर सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम यमुना नदी का ही आता है। बिल्कुल, यमुना सबसे महत्वपूर्ण है। दस्तावेज बताते हैं कि ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से अपनी यात्रा शुरू करती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। सही आंकड़ा है। ये हरियाणा के कई प्रमुख जिलों को छूती हुई निकलती है, जैसे कि यमुनानगर से शुरू होकर करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद तक का सफर तय करती है। लेकिन मैं ही सोच रहा था कि इसका जमीनी स्तर पर असल इम्पैक्ट क्या है। मतलब ये केवल पानी का बहाव तो नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल पानी का बहाव नहीं है। यमुना की इस यात्रा में जो सबसे दिलचस्प भौगोलिक पहलू है वो ये कि ये नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है। अच्छा, प्राकृतिक सीमा? हाँ। ये कोई इंसान द्वारा खींची गई लकीर नहीं है, बल्कि प्रकृति ने खुद ये विभाजन किया है। और कृषि के मामले में जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है तो हरियाणा मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। बिल्कुल। करनाल और पानीपत जैसे जिले जो धान और गेहूं के विशाल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, उनकी मिट्टी की उर्वरता बहुत हद तक यमुना की सिंचाई पर ही निर्भर करती है। मतलब यमुना एक तरह से जीवन रेखा है। यमुना नदी वो निरंतर बहने वाला स्रोत है जो न केवल खेतों की प्यास बुझाती है बल्कि लाखों लोगों के लिए पीने के पानी की स्थायी व्यवस्था भी करती है। क्या बात है। अगर किसी कारण से यमुना का पानी इन जिलों तक पहुंचना बंद हो जाए तो राज्य का पूरा कृषि ढांचा और खाद्य सुरक्षा कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह से चरमरा जाएगी। बिल्कुल चरमरा जाएगी। ये सचमुच सोचने वाली बात है कि एक नदी कैसे पूरे राज्य के पेट भरने की जिम्मेदारी उठाती है। हाँ। खैर, यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है। वो कैसे? हिमालय से निकलने वाली एक और नदी का जिक्र इन दस्तावेजों में बार बार आता है, घग्गर नदी। हाँ, घग्गर। स्रोत बताते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से जन्म लेती है और हरियाणा में पंचकूला, अंबाला, सिरसा और फतेहाबाद जैसे जिलों से होकर अपना रास्ता बनाती है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसका इतिहास। घग्गर का इतिहास सच में बहुत गहरा है। कई शोधकर्ता और इतिहासकार आज की इस घग्गर नदी को सीधे तौर पर वेदों में वर्णित महान सरस्वती नदी से जोड़ते हैं। जी बिल्कुल। क्या भूगोल की इन आधुनिक किताबों में घग्गर को सरस्वती का अवशेष मानना केवल एक मिथक है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी है? ये सवाल बहुत ही अहम है और यहीं पर भूगोल और प्राचीन इतिहास का सबसे खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। अच्छा। हमारे स्रोतों में जो ऐतिहासिक और वैज्ञानिक डेटा है उसके अनुसार
ये केवल कोई पौराणिक कथा या मिथक नहीं है। मतलब इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? बिल्कुल। कई जाने माने भूवैज्ञानिकों ने ये साबित किया है कि आज जिसे हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, वो असल में उसी महान और पवित्र सरस्वती नदी का ही बचा हुआ हिस्सा है, जो हजारों साल पहले बहती थी। जी हाँ, जो हजारों साल पहले इस क्षेत्र में बहती थी। प्राचीन काल में सरस्वती नदी हिमालय की ऊंचाइयों से निकलती थी और हरियाणा के कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों से पूरे वेग से बहती थी। यह एक पूरी सभ्यता के अस्तित्व का, सिंधु सरस्वती सभ्यता के पनपने का मुख्य कारण थी। लेकिन इन दस्तावेजों में एक बड़ा भारी शब्द इस्तेमाल हुआ है, पैलियो चैनल। हाँ, पैलियो चैनल। पढ़ के तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी तकनीकी बात हो। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? मैं समझाती हूँ। मतलब आज अगर कोई बाहर जाकर देखे तो उसे सरस्वती नदी बहती हुई दिखाई नहीं देगी, तो फिर वैज्ञानिक कैसे इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि ये नदी यहीं थी? क्या नदी जमीन के नीचे किसी गुफा में बह रही है? यह एक बहुत ही आम गलतफहमी है। पैलियो चैनल का मतलब कोई अंडरग्राउंड या जमीन के नीचे बहने वाली गुप्त नदी नहीं है। तो फिर क्या है? इसे ऐसे समझिए कि जब कोई बहुत बड़ी नदी हजारों साल तक एक ही रास्ते से बहती है, तो जमीन के नीचे की मिट्टी और चट्टानों में उसका एक स्थायी निशान बन जाता है। एक तरह का फिंगरप्रिंट? बिल्कुल। उस रास्ते में खास तरह की रेत और बजरी जमा हो जाती है, जो आसपास की मिट्टी से बिल्कुल अलग होती है। समझ गया। जब भौगोलिक बदलावों के कारण नदी ऊपर से सूख जाती है या अपना रास्ता बदल लेती है, तब भी सैटेलाइट इमेजरी या मिट्टी की गहराई से जांच करने पर वो पुराना रेतीला निशान साफ नजर आता है। अच्छा, तो वो निशान आज भी मौजूद है? जी। वैज्ञानिकों ने जब हरियाणा के इस इलाके की सैटेलाइट से जांच की, तो उन्हें जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा स्पष्ट पैलियो चैनल मिला। कमाल है। ये अदृश्य मार्ग हमें ये याद दिलाता है कि नदियां केवल पानी का बहाव नहीं होती, वे अपने साथ युगों का इतिहास लेकर चलती हैं और अपने निशान जमीन की छाती पर हमेशा के लिए छोड़ जाती हैं। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है कि एक पूरी की पूरी महान नदी जमीन के नीचे आज भी अपना इतिहास संजोए हुए है। बिल्कुल। चलिए अब बारहमासी नदियों और प्राचीन रहस्यों से थोड़ा आगे बढ़कर मौसमी जलधाराओं की ओर आते हैं। हाँ, मौसमी नदियां भी बहुत जरूरी हैं। हमारे नोट्स में दो प्रमुख मौसमी नदियों का जिक्र मिलता है, मारकंडा और साहिबी। मारकंडा नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश से ही होता है और ये हरियाणा में अंबाला और कुरुक्षेत्र के इलाकों से होकर गुजरती है। स्रोतों के अनुसार इसका मिजाज यमुना से बिल्कुल अलग है। हाँ, मारकंडा नदी की मौसमी प्रकृति ही इसे खास बनाती है। बारहमासी नदियों की तरह यह साल भर शांत भाव से नहीं बहती। तो फिर बरसात में क्या होता है? बरसात के दिनों में ये नदी पूरी तरह से उफान पर आ जाती है। मानसून के दौरान इसका जल स्तर और वेग इतना तेज होता है कि ये अपने आसपास के पूरे परिदृश्य को बदल कर रख देती है। मतलब बाढ़ जैसी स्थिति? काफी हद तक, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम विदा लेता है, साल के बाकी महीनों में ये नदी लगभग सूखी नजर आती है। अजीब है ना? यह प्रकृति के उस चक्र को दर्शाती है जहां पानी हर समय आसानी से उपलब्ध नहीं होता, लेकिन जब होता है तो वह पूरे क्षेत्र को जीवन से भर देता है। और बिल्कुल इसी तरह की एक और नदी है, साहिबी नदी। साहिबी जी, लेकिन इसका भूगोल मुझे थोड़ा अजीब और बेहद दिलचस्प लगा। साहिबी नदी उत्तर से यानी हिमालय से नहीं आती। सही कहा। बल्कि ये राजस्थान के अरावली क्षेत्र से निकलती है। वहां से ये दक्षिण हरियाणा में प्रवेश करती है और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम जैसे महत्वपूर्ण जिलों से होकर अपना सफर तय करती है। राजस्थान जैसे सूखे राज्य से निकलकर हरियाणा में आना, ये अपने आप में एक अनोखी भौगोलिक घटना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है। अगर इस पहलू को व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो ये मौसमी नदियां किसी भी क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, खासकर दक्षिण हरियाणा के लिए। बिल्कुल, दक्षिण हरियाणा जैसे इलाकों के लिए जहां पानी की स्वाभाविक रूप से कमी रहती है, ये नदियां भले ही साल भर पानी से न भरी रहें, लेकिन ये राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय इकोसिस्टम को जीवित रखने का एक बहुत बड़ा काम करती हैं। मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना। जी हाँ, जमीन के नीचे का जल स्तर बनाए रखना हो या स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को सहारा देना हो, इन मौसमी जलधाराओं का योगदान बहुत बड़ा है। अगर ये मौसमी नदियां न हो तो दक्षिण हरियाणा के कई हिस्से पूरी तरह से बंजर हो जाएंगे। नदियों के इस विस्तृत तंत्र से आगे बढ़कर अब हम इन स्रोतों के अगले अध्याय पर आते हैं, जो हरियाणा के एक और खूबसूरत पहलू को उजागर करता है, और वो है यहाँ की झीलें। बिल्कुल, यहाँ की ऐतिहासिक और मनमोहक झीलें,
जब बात झीलों की हो तो 10वीं शताब्दी के इतिहास में गोता लगाना लाजमी हो जाता है। फरीदाबाद की सूरजकुंड झील। एकदम सही। फरीदाबाद में स्थित सूरजकुंड झील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्रोतों के अनुसार इस अद्भुत झील का निर्माण राजा सूरजपाल ने करवाया था। 10वीं शताब्दी में इतना बड़ा जल स्रोत तैयार करना ये कोई छोटा इंजीनियरिंग कमाल नहीं था। बिल्कुल नहीं। सूरजकुंड झील केवल पानी इकट्ठा करने का एक कुंड नहीं है, ये इतिहास का एक जीता जागता गवाह है जो हमें बताता है कि हमारी पूर्वज जल संरक्षण को लेकर कितने गंभीर थे। बहुत गंभीर थे। और आज के समय में इस जगह का महत्व केवल इसके ऐतिहासिक निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है, ये संस्कृति और कला के एक वैश्विक संगम का रूप ले चुका है। आप सूरजकुंड मेले की बात कर रही हैं? जी हाँ, यहाँ हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला आयोजित होता है। इस मेले में दुनिया भर के कलाकार, शिल्पकार और हस्तशिल्पी आते हैं। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये इस बात का व्यावहारिक उदाहरण है कि कैसे प्राचीन काल से ही जल स्रोतों के आसपास न केवल जीवन पनपता है, बल्कि कला, संस्कृति और परंपराएं भी गहराई से जड़ें जमा लेती हैं। सही बात है। और इतिहास और पानी का ये अटूट रिश्ता करनाल जिले में भी देखने को मिलता है। अच्छा, कर्ण झील। हाँ, कर्ण झील। इसका संदर्भ सीधे तौर पर महाभारत काल से जुड़ता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के सबसे महान और दानवीर योद्धाओं में से एक सूर्यपुत्र कर्ण इसी स्थान पर स्नान किया करते थे और दान दिया करते थे। उन्हीं के नाम पर इस पूरी जगह का और इस झील का नाम कर्ण झील पड़ा। आज के समय में ये एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल बन चुका है। कर्ण झील और सूरजकुंड जैसे स्थान हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा नदियों और झीलों को अपने दैनिक जीवन और धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र क्यों बनाया? शायद पानी को पूजने के लिए। प्राचीन काल में पानी केवल भौतिक जरूरत नहीं था, ये शुद्धता, जीवन और दिव्यता का प्रतीक माना जाता था। बिल्कुल। किसी जल स्रोत के किनारे अनुष्ठान करना या उसे पवित्र मानना दरअसल उस जल स्रोत को प्रदूषण और बर्बादी से बचाने का एक प्राचीन तरीका भी था। अरे वाह, ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये झीलें साबित करती हैं कि एक जल स्रोत अपने आसपास एक पूरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का निर्माण कर सकता है। एक बहुत ही सकारात्मक नजरिया है, लेकिन दस्तावेजों के अगले हिस्से में जो तथ्य हैं वो इतने सुखद नहीं है। हाँ, स्थिति बदल रही है। हर जल स्रोत की कहानी कर्ण झील या सूरजकुंड जैसी चमकदार नहीं होती। आइए फरीदाबाद की बड़खल झील और गुरुग्राम के दमदमा झील का एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। ये तुलना बहुत जरूरी है। ये दोनों ही झीलें अरावली पहाड़ियों की गोद में बसी हैं। दोनों का भौगोलिक परिवेश लगभग एक जैसा है, लेकिन दोनों का वर्तमान भाग्य एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। सबसे पहले बात करते हैं बड़खल झील की। एक समय था जब ये एक बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल हुआ करता था। बहुत भीड़ होती थी वहाँ। हाँ, लोग दिल्ली और आसपास के इलाकों से यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते थे। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि बड़खल झील पानी की भारी कमी से जूझ रही है। लगभग सूख चुकी है। इसका सूखना किसी भी प्रकृति प्रेमी के लिए एक बहुत ही उदास कर देने वाला नजारा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरावली की पूरी झील ही सूख गई? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसका विश्लेषण करना जरूरी है। बड़खल झील का ये सूखापन कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये इंसानों द्वारा पैदा की गई समस्या है। मतलब हमारी गलती है? बिल्कुल। ये हमें आधुनिक पर्यावरणीय बदलावों, अनियंत्रित खनन मतलब माइनिंग और अंधाधुंध शहरी विकास की एक स्पष्ट चेतावनी देता है। अरावली क्षेत्र में जो भी अवैध निर्माण और बदलाव आए, उन्होंने उस प्राकृतिक रास्ते को ही रोक दिया जहां से बारिश का पानी बहकर इस झील में आता था। पानी का रास्ता है ब्लॉक कर दिया। हाँ, ये हमें दिखाता है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कितना नाजुक है। जब हम विकास के नाम पर पानी के प्राकृतिक रास्तों को कंक्रीट से बंद कर देते हैं, तो झीलें इसी तरह अपना दम तोड़ देती हैं। और इसके ठीक विपरीत अगर हम गुरुग्राम की दमदमा झील को देखें तो वहां की तस्वीर एकदम अलग नजर आती है। दमदमा झील की स्थिति बेहतर है। अरावली पर्वतमाला के पास ही स्थित ये झील लगभग 300 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ पानी भी है, जीवन भी है और रोमांच भी है। दमदमा झील में नौकायन यानी बोटिंग और कई तरह की एडवेंचर गतिविधियां नियमित रूप से होती हैं। ये आज भी पर्यटकों के बीच एक बहुत बड़ा आकर्षण बनी हुई है। एक ही पर्वतमाला में दो झीलों का ऐसा अलग अलग भाग्य। दमदमा झील का ये जीवन स्वरूप इस बात का प्रमाण है कि जब किसी जल स्रोत को उसके प्राकृतिक रूप में बनाए रखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां मिलती हैं, यानी पानी के रास्ते खुले रहें। बिल्कुल। जब उसके पानी के आने के रास्तों से छेड़छाड़ नहीं की जाती,
तो वो आसपास के पूरे वातावरण को कैसे ऊर्जा से भर देता है। सही कहा। एक तरफ सूखी हुई बड़खल झील है जो हमारी गलतियों का स्मारक बन गई है, और दूसरी तरफ पानी से लबालब दमदमा झील है। ये दोनों एक साथ मिलकर हमें प्रकृति के संरक्षण का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती हैं। प्रकृति और संरक्षण की बात चली है तो हमारी इस चर्चा में रोहतक की तिलियार झील और गुरुग्राम की सुल्तानपुर झील का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, तिलियार और सुल्तानपुर। तिलियार झील एक बहुत ही शानदार पर्यटन परिसर का हिस्सा है, जहां बोटिंग के साथ साथ एक चिड़ियाघर भी है, जो इसे लोगों के घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है। लेकिन जो चीज इन स्रोतों में सचमुच अचंभित करती है वो है सुल्तानपुर झील। दस्तावेज बताते हैं कि यह जगह पक्षियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बिल्कुल स्वर्ग है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में जब सर्दियों का मौसम आता है तो हजारों की संख्या में दूर देशों से प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। सुल्तानपुर झील का मामला केवल एक राज्य या देश तक सीमित नहीं है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि ये झीलें केवल इंसानों की छुट्टियों या पिकनिक के लिए नहीं बनी हैं। इनका कोई बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। जब साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया जैसे ठंडे इलाकों से पक्षी हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सुल्तानपुर आते हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि ये झील ग्लोबल इकोसिस्टम का एक बेहद अहम हिस्सा है। सुल्तानपुर जैसी जगह प्रकृति की एक विशाल जैव विविधता का घर है। मतलब ये ग्लोबल नेटवर्क है। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर हमारे शहरीकरण और प्रदूषण के कारण सुल्तानपुर झील भी बड़खल झील की तरह सूख गई, तो उन प्रवासी पक्षियों का क्या होगा? वो तो अपना रास्ता ही भटक जाएंगे। हाँ, और इसका सीधा असर पूरी दुनिया की जैव विविधता पर पड़ेगा। ये झीलें उन पक्षियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरह है, जिसे चालू रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने हिमालय से निकलने वाली विशाल यमुना से लेकर रहस्यमयी घग्गर और अरावली की तलहटी में मौजूद दमदमा झील तक का एक लंबा सफर तय किया। बहुत लंबी चर्चा रही। इन सभी दस्तावेजों स्रोतों का निचोड़ ये है कि इन जल स्रोतों के मोटे तौर पर 3 मुख्य लाभ हैं। जी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है कृषि के लिए पानी की आपूर्ति, जो इस राज्य को अन्न का भंडार बनाती है। बिल्कुल। दूसरा है सूरजकुंड और कर्ण झील जैसे स्थानों के माध्यम से पर्यटन, जो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। और तीसरा, सुल्तानपुर जैसी झीलों के जरिए हमारे बहुमूल्य पर्यावरण और जैव विविधता का संरक्षण। लेकिन इन तीनों महत्वपूर्ण लाभों के साथ साथ एक बहुत बड़ी और डरावनी सच्चाई भी हमारे सामने खड़ी है। वो क्या? आज के समय में बढ़ती पानी की कमी, फैक्ट्रियों का अनियंत्रित प्रदूषण और तेजी से फैलता हुआ कंक्रीट का जंगल, ये तीनों मिलकर हमारे इन बहुमूल्य जल स्रोतों को निगल रहे हैं। बहुत तेजी से। कई नदियां और झीलें तेजी से सूख रही हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बात तो सही है। सरकार और समाज दोनों को अब एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने के बजाय एक साथ मिलकर जल संरक्षण के लिए तत्काल प्रयास करने होंगे। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी के प्राकृतिक रास्तों को फिर से खोलना और प्रदूषण रोकना, ये अब विकल्प नहीं है बल्कि जरूरत बन गए हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इन स्रोतों को बचाना लगभग असंभव हो जाएगा। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है और इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण ने कई ऐसे तथ्य सामने रखे हैं जो सोचने पर विवश कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं। हमने देखा कि कैसे सरस्वती जैसी एक महान और विशाल प्राचीन नदी, जो कभी पूरे वेग से बहती थी, समय के साथ लुप्त होकर केवल जमीन के नीचे एक पेलियो चैनल बनकर रह गई। और आज हमारी अपनी आंखों के सामने आधुनिक बड़खल झील भी हमारी गलतियों के कारण अपना अस्तित्व खो चुकी है। ये दुखद है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक नया और गहरा सवाल जहन में आता है। कौन सा सवाल? अगर कोई ध्यान दे तो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति के लोग जो इसी क्षेत्र में बसते थे, उनकी वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीकें आज से हजारों साल पहले भी बहुत उन्नत थी। बहुत ज्यादा उन्नत थी। वो एक एक बूंद सहेजना जानते थे। वही तो। ये सोचना स्वाभाविक है कि क्या आज का हमारा ये स्मार्ट और आधुनिक शहरीकरण पानी के मामले में सचमुच उस प्राचीन सभ्यता से भी पीछे चला गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये खूबसूरत नदियां और झीलें केवल इतिहास की किताबों और पुराने नक्शों तक ही सिमट कर रह जाएंगी, या फिर आज हम अपने प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएंगे जो इन्हें हमेशा के लिए जीवित रखे? शायद भविष्य को सुरक्षित करने का सही रास्ता हमारे सुदूर अतीत की सीख में ही छिपा है। इसी विचार के साथ आज की इस ज्ञानवर्धक और विशेष गहन चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी एक नए और विचार उत्तेजक विषय के साथ वापस लौटेंगे।